तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट 2 क्लासेस में हमने पहले क्लास में सीखा था कि एक कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर में चार्जेस कैसे हम डालते हैं या एक कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, और वहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था। उसके बाद वाले क्लास में आपने क्या देखा, अगर हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं उनको हम सीरीज में जोड़ने पे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और पैरेलल पे जोड़ने पे उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब हमारा मोटिव क्या था, जब कैपेसिटर के बारे में हम बात कर रहे थे, हम वहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लेट पे दे देना वो सब तो बात कर लिए, लेकिन हमारा मकसद क्या था, हम जैसे बोतल, हम बोतल बनाते हैं घर, दुकान से खरीद के लाते हैं। बोतल का मकसद क्या है? बोतल का मकसद था कि उसमें पानी स्टोर करना। वैसे ही हमने एक कंटेनर तो बना दिया जिसमें हम चार्ज स्टोर करेंगे या जनरली एनर्जी स्टोर करेंगे। तो जब एनर्जी स्टोर करेंगे वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, आज के क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इसको जरा बात को अच्छे से समझना, थोड़ा इधर उधर का है, इसको जरा अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, मान लो आपके पास 2 प्लेट है, एक प्लेट ये हुआ और एक प्लेट ये हुआ। अब ये अनचार्ज है मतलब इसमें कोई भी चार्ज एक्सटर्नली हमने नहीं दिया, ठीक है। मैंने ये मान लो प्लेट 2 हो गया और ये मान लो प्लेट 1 हो गया, ठीक है। अब इस पे मैं क्या करता हूं, मैं एक बैटरी जिसका पोटेंशियल मान लो V है वो कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, कनेक्ट कर देता हूं। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके इधर से चार्जेस इंड्यूस होके इधर पॉजिटिव बनाएंगे और इधर नेगेटिव बनेंगे। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस, मान लो इस वाले प्लेट से पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट 2 से प्लेट 1 पे आ रहा है, और कैसे आ रहा है, एक एक करके आ रहा है, ठीक है। इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं था, मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी इसके दोनों तरफ लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, और जब लगाया तब क्या होगा, तब इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्जेस, मान लो पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट पे कूद के आ रहे हैं, ठीक है, कूद के आ रहे हैं। तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे इस वाले प्लेट के लिए पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लेट कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये प्लेट के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मान लो ऐसे धीरे धीरे करके यहां से एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया, फिर तीसरा पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसे धीरे धीरे करके मान लो इस पे पॉजिटिव चार्जेस आते गए, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्जेस आते गए, मान लो कोई भी एक मोमेंट पे, मतलब मान लो जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अभी तक ये पॉजिटिव चार्ज आना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअस आ रहा है। एट एनी इंस्टेंट, अगर मैं यहां पे इसका पोटेंशियल, इसके बीच में जो पोटेंशियल, अब अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। तो चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस तरफ होगा या नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, एट एनी इंस्टेंट यहां पे इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, हमने क्या पढ़ा है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V मेरा कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से मैंने ये मान लिया कि लेट इसका जो कैपेसिटेंस है, लेट द कैपेसिटेंस भी C, मैं स्टार्टिंग से ये मान लिया। तो जब तो यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट मान लो V डैश जो मेरा पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C।
क्यू डैश अपॉन सी। अब क्यू डैश क्यों? क्योंकि कुछ चार्जेस इधर आए हैं और कुछ चार्जेस नहीं आए हैं। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल रहा है। मैंने क्या किया, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो निकालने की कोशिश की। तो जो पोटेंशियल मैंने निकालने की कोशिश की V डैश, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी, ये हो जाएगा। तो V डैश मेरा कितना हो गया, क्यू डैश अपॉन सी। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, इसमें से सारा चार्ज आके इसमें बैठ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो जब इनिशियली क्या था, इनिशियली इस पे कोई चार्जेस नहीं थे, मैंने क्या किया, उस पे एक बैटरी लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे लगा, सोर्स मैंने लगाया, चार्ज तो नहीं बोल सकते, सोर्स मैंने लगाया, जिससे क्या हुआ कि इस प्लेट से चार्ज निकल के इस प्लेट पे आए, और एट एनी इंस्टेंट मैंने क्या देखा, जो पोटेंशियल है V डैश मेरा कितना हो गया, क्यू डैश अपॉन सी हो गया। अब ये जो चार्ज यहां से यहां तक आ रहा था, जो चार्ज यहां से यहां तक इस प्लेट से, प्लेट 2 से प्लेट 1 आ रहा था, तब उस चार्ज को आने के लिए बैटरी को कुछ काम करना पड़ रहा होगा या नहीं पड़ रहा होगा। देखो इसको समझना, जब एक चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट आएगा, तो चार्ज को जब हम मूव करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा होगा, तभी वो इधर से इधर आएगा, नहीं तो क्यों आएगा भाई प्लेट से, ऐसे तो नहीं आएगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कौन दे रहा था, वो एक्सटर्नल फोर्स हमने जो बैटरी इसके चारों ओर दोनों तरफ लगाया, दोनों प्लेट में लगाया है, वो दे रहा था। और वो अपना बैटरी किससे बना होता है, कि उसमें कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी क्या कर रहा था, वो केमिकल एनर्जी इसको एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा था, ताकि जो चार्जेस हैं वो इस प्लेट से निकल के इस प्लेट पे आ जाए। तो वो जो वर्क डन बाय द बैटरी हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बैटरी यहाँ पे लगाया तो बैटरी में से चार्ज खत्म नहीं हुआ होगा, बैटरी में से भी चार्ज खत्म हुआ होगा। तो बैटरी में से चार्ज क्यों खत्म हुआ, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा था। तो वो जो काम कर रहा था ना, वो जो बैटरी जो काम कर रहा था, वही काम, वही वर्क डन इस कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो let the work done by the external source in bringing a charge from plate 2 to 1 B dW, और ये dW किसके बराबर हो जाएगा, ये BW बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू DQ के बराबर। मान लो वही जो छोटा चार्ज मैं इधर से इस प्लेट पे लेके जा रहा हूं, वो छोटा चार्ज लेने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ रहा होगा, वो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, V डॉट DQ। और ये मैं किस पॉइंट के लिए वर्क डन निकाल रहा हूं, जिस इंस्टेंट में या जिस पॉइंट पे मैंने ये पोटेंशियल निकालना है, तो यहां पे मैं V डैश लिख दूंगा, V डैश डॉट DQ ये होगा। अब V डैश डॉट DQ, अब इसको अगर मुझे एक चार्ज लेने के लिए इतना वर्क डन किया गया, पहले इनिशियली मेरे इसमें कितने चार्जेस थे, 0। बाद में आफ्टर ये कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो गया, मान लो इसमें नेट चार्ज कितने हो गए, लेट Q हो गए। तो इस कैपेसिटर को 0 से Q चार्ज तक लाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, उतना ही एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होके रहेगा, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, इस dW को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल Q तक। क्यों कैपिटल Q, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आफ्टर चार्जिंग, ये कैपेसिटर पूरा कंप्लीटली चार्ज होने के बाद मान लो इस पे कैपिटल Q चार्ज स्टोर होके रहेगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इंटीग्रेट, हेंस देयरफॉर टोटल work done in bringing capital Q charge
फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 मेरा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और कहां से कहां तक, 0 से लेके q तक, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके q तक v डैश इंटू डी क्यू, ये हो जाएगा। अब v डैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, q डैश अपॉन c लिख सकता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके q डैश अपॉन c इंटू डी क्यू, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, अब देखो ये जो कैपेसिटेंस है 1/c ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि बोतल का कैपेसिटेंस तो आप तो हटा नहीं सकते ना, वो जितना फिक्स्ड था उतना ही है। और तो यहाँ पे c मैंने क्या माना है, लेट द कैपेसिटेंस बी c, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 1/c वो आ जाएगा बाहर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, दैट विल बी इक्वल टू 1/c बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके q डैश अपॉन c dq। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1/c q डैश का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन मैंने कहां से लाया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला अगर याद हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये मैथ में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे वहां पे भी मैंने ये बताया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/c q स्क्वायर बाय q डैश स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके q। अब इधर पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/c इंटू q डैश की जगह पे कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 0, तो यहां से हट जाएगा, तो दैट विल भी मुझे कितना मिल गया, 1/c q स्क्वायर बाय 2, इसको अगर थोड़ा सजा के लिखो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाय c, ये आ जाएगा। तो ये आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगा। अब सिर्फ ये एक फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, और एक फॉर्मूला है, वी नो दैट q इज इक्वल टू, सिंस q इक्वल टू cv, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इधर c स्क्वायर v स्क्वायर बाय c, तो c गेट्स कैंसल, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं अगर इसमें से c इक्वल टू कितना हो जाएगा, q बाय v, तो इस वाले जगह पे c के जगह पे मैं अगर q बाय v डाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 1/2 q इंटू v। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला आ गया, u इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाय c विच इज इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 qv। तो टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर बाय c विच इज इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 qv। ये फॉर्मूला दिमाग में हमेशा के लिए रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो समझ में आया। अब लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, अगर हम कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं या फिर पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। चलो अब देखते हैं, सीरीज ये हो गया पैरेलल, ठीक, सीरीज और पैरेलल। जब सीरीज में हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा नेट कैपेसिटेंस या C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। और अगर हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो C इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। अब
अगर मैं कोई भी कैपेसिटर मान लो जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इतना है, यहाँ पे जो हमने निकाला हुआ है एनर्जी स्टोर्ड मान लो इतना है, तो उस पे एनर्जी का क्या असर होगा। मतलब अगर जब मैं कुछ 10 कैपेसिटर को मान लो चार्ज कर दिया, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर कर दिया, अब उसको जब मैं सीरीज में ऐड करूंगा या सीरीज में जोड़ूंगा तो उसमें एनर्जी कितना होगा, और जब पैरेलल में जोड़ूंगा तब उसमें एनर्जी कितना होगा, नेट एनर्जी कितना होगा, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, चलो तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब सीरीज में हमारा क्या कांस्टेंट होता था, सीरीज में हमारा चार्ज कांस्टेंट होता था, Q इज कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास पढ़े हैं। और तो पैरेलल में कौन कांस्टेंट होता था, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता था, V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। अब यहां पे हम देखते हैं, यहां पे Q कांस्टेंट है, अब मुझे क्या पता है C इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 Q स्क्वायर बाय C, ये होता है ना 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो मान लो C1 के लिए जो एनर्जी स्टोर हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन C1, वो कितना हो जाएगा, C1 में मान लो 1/2 Q स्क्वायर बाय C1 हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं। C2 में कितना हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C2, और C3 में कितना हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C3, ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं C1 C2 C3 के जगह पे ये सारे वैल्यूज डाल दूं, इसका मतलब देखो C1 इक्वल टू ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि C1 इधर है C1 इधर है काट दोगे, नहीं, इसका मतलब है C1 कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर हुआ, C2 कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर हो सकता है, C3 कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, या इधर अगर डालें 1/C की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, 1/2 Q स्क्वायर बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/C1 के जगह पे 1/2 Q स्क्वायर बाय C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय C2 प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय C3, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ये क्या है, ये हमारा एनर्जी है U1, ये मान लो हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 U2, ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3 मान लो U3। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/U इक्विवेलेंट is equal to 1/U1 plus 1/U2 plus 1/U3, ये मिलेगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1 इतना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 इतना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3 इतना है, तो U इक्विवेलेंट मुझे कितना मिल जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, ये मिल जाएगा। मतलब अगर मैं कैपेसिटर को, कुछ नंबर ऑफ कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, देन उसका जो नेट एनर्जी होगा वो क्या होगा, सिंपली आप ऐड कर दो, कुछ नहीं है ज्यादा, सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब वही सेम चीज देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल में हमें पता है C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला एनर्जी U कितना हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ये होगा। अब वैसे ही मान लो C1 कैपेसिटर में U1 मेरा कितना हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है यहाँ पे। वैसे U2 हमारा कितना हो जाएगा 1/2 C2 V स्क्वायर। वैसे U3 मेरा क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर 2 के लिए, ये कैपेसिटर 3 के लिए, U3 हमारा कितना हो जाएगा 1/2 C3 V स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब U इक्विवेलेंट इधर अगर हम डाल लें, इसको अगर सॉल्व करें तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट की जगह पे 1/2 CV स्क्वायर, ये हमारा क्या है नेट U, तो यहाँ पे U डाल दो, U इज इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे C1 C2 C3 कॉमन ले लें तो 1/2 V स्क्वायर
ये आ जाएगा और बाहर आ जाएगा C इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, U इक्विवेलेंट इक्वल टू। तो चाहे आप, इससे हमें कंक्लूजन में क्या पता चलता है, इससे हमें कंक्लूजन में क्या पता चलता है, चाहे आप कैपेसिटर को पैरेलल में ज्वाइन करो या सीरीज में ज्वाइन करो, तो जो नेट एनर्जी स्टोर होगा उसको आपको क्या करना है, बस सिंपली ऐड कर देना है। U1 प्लस U2 प्लस U3, जितना भी कैपेसिटर हो सारे कैपेसिटर के एनर्जी को ऐड कर दो, तो नेट एनर्जी हमें मिल जाएगा, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो। सीरीज में होगा तब भी हम वैसे ही अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, और पैरेलल में होगा तब भी हम इसको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? जो नेक्स्ट चीज हमें देखना है, जो नेक्स्ट चीज इस टॉपिक में हमें देखना है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्या होता है इसको जरा समझते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मान लो मेरे पास दो कंडक्टर है, एक ये वाला कंडक्टर A और ये मान लो ये वाला और एक कंडक्टर B, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C2 है, ठीक है। इसका पोटेंशियल चार्ज इसमें जो लगा हुआ है वो है Q1, नेट चार्ज जो इसमें है A कंडक्टर में वो है Q1, और B कंडक्टर में जो नेट चार्ज है वो है मान लो Q2, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल V1 मान लो, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। तो V1 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, Q1 इंटू C1, और V2 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, Q2 इंटू C2। अब मान लो मैंने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर को, चलो तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था मान लो ये कंडक्टर है A और ये कंडक्टर B, जिसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C2 है, और इसमें मान लो A कंडक्टर में Q1 चार्जेस रखा हुआ है और B कंडक्टर में Q2 चार्जेस रखा हुआ है, और इसका लेट मान लो पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 इंटू C1, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इंटू C2। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको एक बहुत पतले से तार से, जो कि कंडक्टर है, तार से इसको जोड़ देता हूं। अब क्या होगा, हमने ये चीजें छोटे क्लासेस में भी सीखी है कि अगर मैं दो कंडक्टर दोनों चार्ज्ड हैं, मान लो अगर एग्जांपल के तौर में मैं बात करूं, मान लो इसमें 100 चार्जेस हैं और इसमें मान लो 50 चार्जेस हैं, तो चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे कहां से कहां, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब यहां से यहां तक चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे। और कितना चार्ज फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब दोनों में अमाउंट ऑफ चार्जेस जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। तो कब तक फ्लो होता रहेगा, जब इसमें 100 से घट के 75 ना हो जाए और ये 50 से बढ़ के 75 ना हो जाए, तब तक ये चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। यही हमने छोटे क्लासेस में सीखा था। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा या नेट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, जब इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा तब क्या होगा, उसके बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखो मान लो इसमें मैंने V1 चार्जेस रखा, V1 इक्वल टू Q1 C1 हो गया, इसमें हो गया V2 इंटू Q2 C2, इसको मैंने तार से जोड़ दिया। अब तार से जोड़ने के बाद इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज इसमें कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2। ऑब्वियस ही बात है, जितना इन दोनों में होगा नेट चार्ज उतना हो जाएगा। और नेट कैपेसिटेंस, बिकॉज ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। लेकिन जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल वो कितना होगा, वही चीज को हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो टोटल चार्ज
टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो टोटल चार्ज हमारा कितना है? नेट चार्ज Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अब Q1 इक्वल टू, इसमें से अगर मैं Q1 का वैल्यू निकालूं तो Q1 मेरा कितना हो जाएगा? मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा है क्या? ओ हाँ, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत है। ये Q1 इक्वल टू V1 C1 होगा और ये Q2 इक्वल टू V2 C2 होगा। Q2 इक्वल टू V2 C2, हाँ ये होगा। C इक्वल टू QV होता है ना, सॉरी यहाँ पे Q इक्वल टू C1 V1 V1 C1 और Q इक्वल टू V2, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था। Q इक्वल टू होगा CV, ये फॉर्मूला था ना, स्टार्टिंग से पढ़े थे, गलत। हाँ, तो Q1 की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? V1 इंटू C1, तो दैट विल बी इक्वल टू V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये होगा या नहीं होगा? तो नेट पोटेंशियल या जो कॉमन पोटेंशियल या बोल सकते हो V नेट मेरा कितना हो जाएगा? V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा या फिर कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। इसको लिख लो, इसी में और आगे चलेंगे, इसको जरा समझना। अब मान लो इसको जब जोड़ दिया गया, अब इसको जब टोटल जोड़ दिया गया तो चार्जेस ऑब्वियसली बात है शेयर होंगे, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ए और बी में, ए में कितना चार्ज रह जाएगा? ए में मान लो Q1 डैश रह जाएगा और बी में कितना चार्ज रह जाएगा? मान लो Q2 डैश रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? अब इसका कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होने वाला, इसका कैपेसिटेंस C1 रहेगा, इसका कैपेसिटेंस C2 रहेगा B2 का, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वोल्टेज हमारा या पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा? पोटेंशियल मेरा इसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा इतने बराबर हो जाएगा, मतलब इसमें भी पोटेंशियल V, इसमें भी पोटेंशियल V। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा पोटेंशियल ये हो गया। तो Q1 डैश मेरा कितना हो जाएगा? Q1 डैश विल बी C1 इंटू V और Q2 डैश मेरा कितना हो जाएगा? C2 इंटू V, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इनका रेशियो निकालें, तो Q1 डैश बाय Q2 डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1V बाय C2V, तो VV गेट्स कैंसिल, तो दैट विल बी C1 बाय C2। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो पोटेंशियल होगा वो उसका रेशियो इन दोनों कंडक्टर के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। बात करते हैं, देखो ये तो चार्जेस हो गया, क्या रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये कंडक्टर था, ये दूसरा कंडक्टर था जिसका कैपेसिटेंस अलग अलग था, जिसका पोटेंशियल भी अलग अलग था। अब जब अलग अलग था, इसका हमने ये देख लिया कि जो V नेट है वो इतना हो रहा है। अब जब इसमें कुछ, जब मान लो ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, मान लो ये कनेक्टेड नहीं है, तब इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, जो हमने अभी पढ़ा। तो इसमें मान लो एनर्जी जो स्टोर हुआ वो हो गया U1 कितना हो जाएगा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और मान लो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ 1/2 U2 मेरा कितना हो जाएगा? 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? अभी कुछ देर पहले पढ़े एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी जब स्टोर हुआ
तो क्या इसमें क्वेश्चन ये है, क्या इसमें एनर्जी का लॉस होगा? मतलब जब इनिशियली मैंने इसमें कुछ अलग अलग एनर्जी स्टोर हुए हैं, अब इसको अगर मैं तार से, एक पतले से तार से जोड़ दूं, एक पतले से तार से मैं मान लो इसको जोड़ देता हूं, तो जब जोड़ दूंगा तो क्या इसमें एनर्जी स्टोर रहेगा, जितना है वो कांस्टेंट रहेगा या उसमें कुछ एनर्जी लॉस होगा? ठीक है, वो देख लेते हैं एनर्जी कितना लॉस होगा। हमारा मोटिव ये है, लॉस इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें कितना लॉस होगा एनर्जी का। तो एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? एनर्जी U इज इक्वल टू, अगर U फाइनल माइनस U इनिशियल हो जाए, अगर U फाइनल माइनस इनिशियल हो जाए, अगर इसमें इसका वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगा तो एनर्जी कुछ लॉस नहीं हो रहा, और अगर 0 नहीं मिला तो जो वैल्यू मिलेगा उतना ही एनर्जी लॉस हो रहा होगा। तो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है उसको जरा चेक करते हैं। तो इनिशियली U इनिशियल मतलब एनर्जी इनिशियली कितना हुआ होगा जब ये जोड़ा नहीं गया, बिफोर कनेक्टिंग द वायर, U इनिशियल आपका कितना हो जाएगा? हमने अभी देखा, चाहे वो सीरीज में ज्वाइन करो चाहे पैरेलल में ज्वाइन करो, एनर्जी को वैसे ही अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो U इनिशियल UI मेरा कितना हो जाएगा? 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और U फाइनल मेरा कितना हो जाएगा? मतलब जब इसको जोड़ दिया जाएगा, जब इसको वायर को जोड़ दिया जाएगा तब कितना हो जाएगा एनर्जी? आफ्टर ज्वाइनिंग द वायर ज्वाइन करने पे U फाइनल मेरा कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे। तो U फाइनल मेरा हो जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग 1/2, जब आफ्टर ज्वाइनिंग, जब ज्वाइन कर लेंगे तब मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल V नेट मेरा कितना हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हमने पढ़ा हुआ है अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले ये निकाला था। जब ज्वाइन करेंगे पोटेंशियल हमारा ये इतना, नेट पोटेंशियल इतना हो जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद जो U फाइनल मेरा कितना हो जाएगा? U final will be equal to 1/2 C1 V square plus 1/2 C2 V square। V क्या है? ये नेट पोटेंशियल, V नेट पोटेंशियल ये है, क्योंकि सीरीज में ही तो ज्वाइन हो रहा है, तो हम दोनों को एनर्जी को ऐड करेंगे, लेकिन किस में फर्क होगा? पोटेंशियल में फर्क होगा। तो इसमें से अगर 1/2 C1 या V स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो मुझे कितना मिलेगा? 1/2 C1 प्लस 1/2 C2, ये मिल जाएगा। तो U आफ्टर ज्वाइनिंग U फाइनल मेरा कितना हो जाएगा? U फाइनल विल बी इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, ये मिलेगा। अब यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 1/2 V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 ये बचेगा। अब V स्क्वायर की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं, मतलब 1/2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ये बनेगा। अब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करें तो ये ऊपर से हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यहां से एक और ये गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? तो बचा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये बचा। अब इसको U फाइनल माइनस U इनिशियल करते हैं, ये U फाइनल मिल गया, U इनिशियल ये है, तो
यू नेट मेरा कितना हो जाएगा, यू नेट विल बी 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 माइनस 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। C2V2 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप फर्दर आगे सॉल्व करते हो, मतलब इस वाले को सब्सट्रैक्शन में एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा u will be equal to 1/2 C1 into C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये मिलेगा। ठीक है, और ये जो एनर्जी होगा, ये जो U होगा या फिर एनर्जी होगा, ये आपका लॉस ऑफ द एनर्जी होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब हम दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं, और या फिर ऐसे बोल सकते हो, दो कैपेसिटर है उनको हमने चार्ज करके जोड़ने के बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लॉस होता है, और वो क्या होता है, दिस मच, कितना, 1/2 C1 into C2 होल into V1 minus V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। समझ में आया सुप्रिया, अंचल, समझ में आया? ठीक है, चलो। तो ये था आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने ये देखा कि अगर एक कैपेसिटर है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। अगर हम कैपेसिटर्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तब हमारा एनर्जी कैसे ऐड होगा या एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा, अगर दो कैपेसिटर हैं उनका पोटेंशियल अलग अलग है, पोटेंशियल उनका मान लो अलग अलग है, उनको जोड़ने पे, मतलब अगर मैं तार जोड़ देता हूं उनके बीच में, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट, चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूट होने पे जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, और उसमें एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो आज के क्लास में हमने ये चार चीजें पढ़ी। नेक्स्ट क्लास हम इसी के बेसिस पे, आज जो चीजें पढ़ी, नेक्स्ट क्लास हम इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होता है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप बोर्ड की बात करो, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस की बात करो, इसके बेसिस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास इसी के बेसिस पे पूरा डेडिकेटेड एक क्लास हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।